नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए फिर से लेकर आया हूं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक खास वीडियो, जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट किया गया है। इसमें आपके लिए हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जीके के हाल ही में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न जो रिपीट पर होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फ्री वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो जल्दी से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 100+ प्रश्न हैं। वीडियो पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। और जी हाँ दोस्तों, मेहनत इतनी अच्छी है कि आप ज़रूर एक ना एक ग्रुप में इसको शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर अक्षांश वृत्त से होकर जाती है? तो मालागासी रेखा भूमध्य रेखा के अतिरिक्त अक्षांश रेखा जो है 2 बराबर अक्षांश वृत्त से होकर जाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये मालागासी से होकर गुजरता है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसका नाम क्या है? तो वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वह देशांतर रेखा है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जो है गोरे नाम से जाना जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में लगभग 4 मिनट का समय अंतराल होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है कुल अक्षांश। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है कुल देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा है? तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा मानी गई है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? तो अगर 1 डिग्री का अंतर 2 देशांतरों के बीच में है तो 4 मिनट का समय का अंतर होगा। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो किस दिशा से किस दिशा में? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते किसे हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा माना गया है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूजियन द्वीप समूह का उपस्थित होना उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन होने का कारण है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बज रहे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय 5:30 होगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व से भारत का मानक देशांतर लिया गया है।
भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी, जो कि इलाहाबाद से निकट पड़ता है, भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलन होता है? तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में 4 बार विचलन होता है। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो अनुदैर्ध्य में अगर 15 डिग्री का अंतर है तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर आ जाता है? तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय 0 डिग्री देशांतर है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो तिथि रेखा को पार करने के लिए जहाज अपना कैलेंडर 1 दिन आगे कर लेते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 24 घंटे में सूर्य के सामने 360 देशांतर गुजर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है? तो नैनी, भारत में जो स्थान है इलाहाबाद के पास में, प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाल ने भारत में अपने सबसे पहले व्यापार फैलाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो वास्को डी गामा भारत में कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का वास्को डी गामा रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने भेंट की थी। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि था। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला भारत का गवर्नर जनरल था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान भारत का पहला डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1742 में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां पर स्थापित की थी? तो मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की थी। कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई जो है नगर, यह द्वीप पर निर्मित नगर है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी? तो कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने खोली थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, माफ करिएगा, तो 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में मुद्रण मशीनें लगाई थी। इंटरपोलर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे इंटरलोपर्स कहलाते थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर उस समय भारत का बादशाह था।
किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार फ्रांस सरकार ने भारत को सौंपा था। वॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति इनमें से किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बताया था? तो भारतीय जो है जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया, राजा शिताब राय। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेजली थे। राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है ये लॉर्ड कैनिन ने पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे या किस ग्रुप से संबंधित थे? तो सुरचकिया मिसल से रणजीत सिंह जी संबंधित थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और प्लीज़ ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा जिससे और भी दोस्तों तक ये क्वेश्चंस पहुँचे, और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।